हेलो दोस्तों, टॉकेट्रिकल यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर कॉन्टैक्टर, इलेक्ट्रिकल पावर कॉन्टैक्टर। आपके सामने जो मॉडल दिख रहा है वो सीमेंस का पावर कॉन्टैक्टर है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एयर ब्रेक पावर कॉन्टैक्टर लिखा है। ये TS सीरीज़ का है। यहाँ पे TS35 यह सीमेंस का मॉडल नंबर है। आप यहाँ जस्ट मिनट में थोड़ा अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आई जो है कॉन्टैक्टर का, वो AC1 के लिए 65 एम्पियर है और AC3 के लिए 40 एम्पियर है। AC3 का वोल्टेज 415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, 20 kW, 27 HP। अब यहाँ पे पावर कॉन्टैक्टर में ये इतने सारे रेटिंग जो दिए गए हैं वो उसका मीनिंग क्या है, और यहाँ पे IP00 भी लिखा है, और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और बाकी के कॉन्टैक्टर टर्मिनल्स क्या होते हैं, कॉन्टैक्टर में मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्या देखा जाता है, वो आज हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको आई जो लिखा दिख रहा है, आई का मीनिंग होता है रेटेड ऑपरेशनल करंट। ऑपरेशनल करंट जो नॉर्मल रेटेड करंट जो है, यह कॉन्टैक्टर AC1 65 एम्पियर यहाँ पे लिखा दिख रहा है आपको। आई का मीनिंग यहाँ पे ऑपरेशनल करंट होता है, रेटेड ऑपरेशनल करंट। AC1 जो है वो रेजिस्टिव लोड के लिए है, थर्मल लोड जो रहता है जिसमें हीटर आते हैं, और AC3 जो है वो इंडक्टिव लोड जिसमें 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर, यह लोड आते हैं। अगर यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि 3 फेज़ कोई हीटर है, उसका AC1 थर्मल लोड 65 एम्पियर दिया है और AC3 के लिए 40 एम्पियर, ऐसे ये डिफरेंस क्यों है? एक्चुअली AC1 जो है वो थर्मल मीन्स रेजिस्टिव लोड के लिए होता है, जिसका पावर फैक्टर रेजिस्टिव लोड का ऑलवेज 1 होता है, और AC3 जो है वो इंडक्टिव लोड के लिए, इंडक्टिव लोड में जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर आता है, इंडक्टिव लोड ट्रांसफार्मर वगैरह, उसका पावर फैक्टर ऑलवेज 0.8, 0.7 तक, 0.9 तक भी रहता है। इसके लिए इसका AC3 का जो करंट रेटिंग है, आई रेटेड ऑपरेशनल करंट, ये 40 एम्पियर है, क्योंकि इसका कोई भी इंडक्टिव लोड 3 फेज़ इंडक्शन मोटर हो तो उसका स्टार्टिंग इनरश करंट जो है वो 10 to 12 टाइम्स रहता है, और रेजिस्टिव लोड का हार्डली 1 to 2 टाइम्स। इसीलिए जो AC1 रेजिस्टिव लोड के लिए यहाँ पे 65 एम्पियर दिया है, मीन्स ज़्यादा रेटिंग का यहाँ पे, अगर आपका AC1 टाइप का लोड है तो आप 65 एम्पियर तक इस कॉन्टैक्टर पे आप लोड दे सकते हो। अगर आपका AC3 टाइप मीन्स इंडक्टिव लोड टाइप मीन्स 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर, अगर इस टाइप का लोड है तो आप मैक्सिमम 40 एम्पियर तक रेटेड करंट वाला एक मोटर या कोई इक्विपमेंट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, मीन्स ये कॉन्टैक्टर इसलिए यूज़ कर सकते हो। अब ये AC3 के लिए 415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज जो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड 3 फेज़ वोल्टेज 415 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी, रेटेड फ्रीक्वेंसी जो है इंडिया का 50 हर्ट्ज है, ये दिया गया है। और यहाँ पे 20 kW का लोड, मैक्सिमम 27 HP
का लोड मीन्स उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर या फिर कोई भी इंडक्टिव लोड हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट करके लिखा है, यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के लिए और कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं दिया गया है, तो इसका मीनिंग है इस कॉन्टैक्टर में कोई भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स नहीं दिए गए हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे आप रेफरेंस IS/IEC 60947-4-1, ये जो कॉन्टैक्टर का डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन जो लिए गए हैं वो इस रेफरेंस से, इस IS कोड या IEC कोड जो है, IEC का मीनिंग होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, 60947-4-1 के रेफरेंस से यह कॉन्टैक्टर मैन्युफैक्चर हुआ है। IP रेटिंग इसका 00 है, मीन्स कोई प्रोटेक्शन यहाँ पे डस्ट या लिक्विड सॉलिड पार्टिकल या फिर लिक्विड पार्टिकल से कोई प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। CE का मीनिंग यूरोपियन कमीशन होता है, ये CE भी अप्रूव्ड है। अब हम देखते हैं कॉन्टैक्टर में क्या क्या होता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे A1 लिखा दिख रहा है और इस साइड में आपको A2 लिखा दिख रहा है। दोस्तों A1 A2 ये इस कॉन्टैक्टर में जो कॉइल है उस कॉन्टैक्टर के 2 टर्मिनल है जिसको हमें इस कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करने के लिए सप्लाई देना है। वह सप्लाई कौन सा देना है, यह कॉन्टैक्टर किस रेटिंग के लिए बना है, मीन्स ऑक्सिलरी इस कॉन्टैक्टर को जो एनर्जाइजेशन के लिए जो सप्लाई हम देते हैं ऑक्सिलरी सप्लाई, उसका रेटिंग क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। वोल्टेज जो दिया है वो 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो दिया है 50 हर्ट्ज। इसका मीनिंग यह कॉन्टैक्टर 230 वोल्ट AC का बना है, मीन्स इसका कॉइल जो है वो 230 वोल्ट AC का है। कॉन्टैक्टर का जो ऑक्सिलरी सप्लाई होता है, कॉइल सप्लाई होता है, कॉइल का रेटिंग होता है वो डिफरेंट रेटिंग में आपको मार्केट में दिखेंगे। आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आप वो परचेस करते हैं, जैसे 24 वोल्ट DC, 24 वोल्ट AC, 48 वोल्ट AC, 110 वोल्ट AC, 110 वोल्ट DC, 230 वोल्ट AC, 230 वोल्ट DC, 415 वोल्ट AC, यह सारे अलग अलग कॉन्टैक्टर कॉइल का रेटिंग है। 24 वोल्ट AC या DC वाला अगर आप कॉन्टैक्टर परचेस करने जाओगे तो उस कॉन्टैक्टर की कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। अगर वही कॉन्टैक्टर आप 415 वोल्ट AC मीन्स 2 फेज़ यहाँ पे A1 को अगर हम 415 वोल्ट AC वाला कॉन्टैक्टर कॉइल सप्लाई वोल्टेज हम अगर 415 वोल्ट AC लेते हैं तो उसमें आपको A1 को एक फेज़ देना होगा और A2 को, यहाँ पे आपको A2 दिख रहा है, यहाँ पे A2 को आपको दूसरा सब फेज़ देना होगा। मीन्स ये 2 फेज़ कॉन्टैक्टर हो जाएगा, जो ऑक्सिलरी सप्लाई वो 2 फेज़ हो जाएगा। यहाँ पे 230 वोल्ट AC दिया है तो हमें A1 या A2 को एक तो फेज़ या न्यूट्रल देना पड़ेगा A2 को, या फिर A1 को फेज़ या न्यूट्रल हम दे सकते हैं और A2 को फेज़ या न्यूट्रल, क्योंकि AC में फेज़ और न्यूट्रल कहीं पे भी दिया तो चलता है। अगर यह कॉन्टैक्टर 110 वोल्ट AC रहता उस केस में भी हमें A1 A2 को फेज़ और न्यूट्रल देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टर्मिनल्स L1, L2 और L3, यहाँ पे 1, 3, 5 दिख रहा है और दूसरे साइड में T1, T2, T3 मीन्स
यहाँ पे 6 टर्मिनल दिख रहे हैं। यह पावर कॉन्टैक्टर है, इसमें कोई भी ऑक्सिलरी मीन्स NO/NC कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहे हैं। तो यह पावर कॉन्टैक्टर है। अगर इसमें L1 L2 L3 की जगह NO/NC अगर होते तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता। कंट्रोल के लिए हम सिंपल इसको यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे पावर कॉन्टैक्टर है, L1 L2 L3 दिया है, तो यह पावर कॉन्टैक्टर है। पावर कॉन्टैक्टर में जो कॉन्टैक्ट दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्मिनल यहाँ पे दिए हैं। हम 3 फेज सप्लाई, हमें कोई भी इक्विपमेंट अगर चलाना है तो हमें 3 फेज सप्लाई L1 L2 L3 को देना होगा, और उसका आउटगोइंग इनकमिंग सप्लाई L1 L2 L3 को देना पड़ेगा RYB, और वहाँ से आउटगोइंग हमें लेना पड़ेगा जो इक्विपमेंट को जाएगा 3 फेज T1 T2 T3 को। तो पावर कॉन्टैक्टर में जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो नॉर्मली ओपन वाले कॉन्टैक्ट होते हैं। जैसे ही हम इसे कॉइल सप्लाई हम देंगे, अभी यहाँ पे हम जो कॉन्टैक्टर देख रहे हैं वो 230 वोल्ट AC का कॉन्टैक्टर देख रहे हैं, तो इस कॉन्टैक्टर को 230 वोल्ट सप्लाई हमें देना होगा। जैसे पुश बटन हम प्रेस करेंगे और इसको कॉइल को 230 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा, यह कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा, और यह एनर्जाइज होने से ये जो कॉन्टैक्ट आपको दिख रहे हैं ये नीचे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होने के कारण इमीडिएट जैसे ही सप्लाई मिल जाता है यह कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाता है, और यहाँ से जो सप्लाई आ रहा है RYB का, यहाँ पे L1 L2 L3 जो दिख रहे हैं वो आगे जाके यहाँ पे सप्लाई आ जाता है RYB, और वह आउटगोइंग सप्लाई जो है वो इक्विपमेंट को जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे कॉन्टैक्टर के मेंटेनेंस में हमें क्या क्या करना होगा। जनरली क्या होता है कि कॉन्टैक्टर का मेंटेनेंस हम जो करते हैं वो ऑक्सिलरी जो इसका कॉन्टैक्ट किट होता है, बार बार इसमें 2 टाइप के कॉन्टैक्ट होते हैं, एक फिक्स कॉन्टैक्ट और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट। जो फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, और जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट, वह कॉन्टैक्ट जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है वह मूवेबल कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट को जाके टच हो जाते हैं 3 अलग अलग फेज़ में। तो जनरली क्या होता है कि हम मेंटेनेंस के तौर पे हम अगर देखते हैं तो कॉन्टैक्ट किट हम निकाल के उसके मूविंग कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट, हम अगर उस पर कार्बन जम जाता है तो उसको हम क्लीन करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट, अगर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन से कॉन्टैक्ट अगर मेल्ट हो रहे तो हम कॉन्टैक्ट किट चेंज कर देते हैं। कॉन्टैक्ट किट इसमें वो डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट किस टाइप के बने हैं। दूसरी बात, बहुत बार आपने देखा होगा कि कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं होता है, तो उसका हम तो सप्लाई दे रहे हैं कॉन्टैक्टर को, ऑक्सिलरी सप्लाई दे रहे हैं, ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ पे आता भी है और कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं होता है। तो उसका रीज़न होता है कि कॉन्टैक्टर का जो कॉन्टैक्ट कॉइल, ऑक्सिलरी कॉइल है, वह कॉइल जो है वो कॉइल आपका एक तो ओपन सर्किट हो जाएगा, मीन्स ओपन होके वो ऑक्सिलरी जो कॉइल है वह कॉइल आपका काम करना बंद करेगा। जस्ट मिनट में इसको खोल के बताता हूँ उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये दो
आप स्क्रू देख रहे होगे, एक ही है और एक ही है, यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैंने रिमूव कर लिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे यह कॉइल है, यह कॉइल यहाँ से ऐसे निकलती है। जनरली क्या होता है कि अगर कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं हो रहा है सप्लाई देने के बाद में भी, तो यह कॉइल जो है ऑक्सिलरी कॉइल कॉन्टैक्ट की, यह यहाँ से रिमूव होती है, आप निकाल सकते हैं इसको। यह कॉइल बर्न हो जाती है, या फिर आपका जो यहाँ पे जो कनेक्शन आपको दिख रहा है जस्ट मिनट, ये वाला, ये ब्रेक अगर हो गया तो कॉइल को सप्लाई नहीं जाएगा। तो हमें अगर कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं हो रहा है सप्लाई, ऑक्सिलरी सप्लाई जाने के बाद में भी, तो हमें ये चेक करना होगा। या फिर ये कॉइल बर्न हो सकती है, या फिर अंदर वाइंडिंग रहती है, अंदर वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग भी एक आधा कंडक्टर अगर जल गया है, टूट गया है, तो कॉइल ओपन सर्किट हो जाएगी, और अगर जल जाती है तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो ये कॉइल हमें चेंज करना होगा। यह कॉन्टैक्टर का कॉइल है। अब आप देख रहे होंगे कि ये तीनों फेज जो है, यह मूविंग कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे इस कॉइल की वजह से जैसे ही सप्लाई आता है, यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल मीन्स जो भी ऑक्सिलरी सप्लाई है, सिंगल फेज या 2 फेज़ वाला, यहाँ पे जैसे ही सप्लाई आता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है, और यह कॉइल जो है वह देखिए, ये नॉब अंदर जाएगा, जैसे ये कॉन्टैक्ट को इस कोर को अंदर की तरफ खींचेगा इस साइड में, और यह कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा। जैसे ही सप्लाई निकल जाएगा, ये अपने नॉर्मल मोड पे आएगी और ये कॉन्टैक्ट अंदर चली जाएगी। देखिए, दूसरा कुछ ऑपरेशन नहीं होता है इसमें। अगर ये कॉइल आपका कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं हो रहा है सप्लाई देने के बाद में भी, तो उसका एक ही रीज़न है कि आपका कॉन्टैक्टर का जो कॉइल है वो बर्न हो चुका है, आपको रिप्लेस करना है। जनरली देखा जाता है कि अगर कॉइल नहीं चलता है तो डायरेक्टली हम कॉन्टैक्टर को रिप्लेस कर देते हैं, तो वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कॉइल एक बार चेक कर लेंगे, जैसे अभी जस्ट मिनट में आपको चेक करके बता, देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पे रखा है, ठीक है। और हमें अगर चेक करना है कि कॉइल फॉल्टी है, तो हमें यहाँ पे देखना होगा A1, एक साइड में A1 पे टर्मिनल को टच करना होगा, दूसरा प्रोब हमें यहाँ पे A2 दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं आप, A2 दिखाई दे रहा है, A2 पे रखना होगा। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, रेजिस्टेंस बता रहा है, तो इसका मीनिंग है कि आपका कॉइल ओके है। अगर यह ओपन बताता है तो इसका मीनिंग है आपको कॉइल रिप्लेस करना है, कॉइल जल गया है या ओपन सर्किट हो गया है। तो आपको जस्ट अगर कॉन्टैक्टर सही है, सारे कॉन्टैक्ट मीन्स टर्मिनल से T1, T2, T3 और इनपुट आउटपुट के टर्मिनल ओके है, कहीं जला नहीं है, मेल्ट नहीं हुआ है, तो आप सिंपली कॉन्टैक्टर का कॉइल मार्केट में सेम मॉडल आपको देखना होगा, उस केस में कौन सा मॉडल है, उस हिसाब से आपको कॉन्टैक्टर कॉइल मार्केट में मिल जाएगा। जिस भी कंपनी का होगा, सीमेंस का ही कॉइल लगेगा, सीमेंस के कॉन्टैक्टर को। ABB का होगा तो ABB का ही कॉइल लगेगा, स्नाइडर का होगा तो स्नाइडर का ही कॉइल लगेगा। वो आप सिंपली कॉन्टैक्टर का कॉइल चेंज करके पूरा कॉन्टैक्टर चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।